नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम वोटरों पर अजीबोगरीब बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया है। कानून मंत्री ने एक समारोह में कहा कि देश के मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते, इसके बावजूद सरकार उनका ख्याल रखती है, ध्यान देती है। अब इस बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष ने तेवर दिखाते हुए पूछा, सरकार वोट बैंक का ख्याल रखती है या फिर नागरिकों की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। 13 सूबों को फतह करने और दिल्ली में परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो स्टेट्समैनशिप का नायाब उदाहरण है। रियासत को ऐसा होना ही चाहिए, जो वोट दे सरकार उसका भी भला तो करे ही, जो न दे उसकी भी फिक्र बराबर होनी चाहिए। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार में मंत्री और कानून के पंडित रविशंकर प्रसाद ये सबक भूल गए। मुसलमानों पर एहसान का टोकरा कुछ ऐसे दे मारा। We don't get Muslim votes, I acknowledge very clearly, but have we given them proper sanctity or not? दरअसल माननीय मंत्री जी ये समझाना चाह रहे हैं कि बीजेपी को वोट न देने वाले मुसलमानों के लिए सरकार गड्ढे नहीं खोदती, उन्हें नौकरी भी करने देती है और कारोबार भी। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह और पार्टी के सांसद विनय कटियार भी रविशंकर की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दलील सुनिए। सवाल उठता है कि एक सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है या फिर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने उन्हें वोट दिया। अगर सबके लिए है तो फिर मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये बयान बेतुका क्यों न माना जाए। में लंबे अरसे तक बीजेपी को मुसलमानों का विरोधी बताकर वोट बैंक की राजनीति होती रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमान बीजेपी को अछूत नहीं मानते। अब जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इन मुस्लिम चेहरों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करता दिख रहा है, ठीक उसी वक्त केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये बयान उनके विश्वास पर सवालिया निशान लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त आपको ये बात बता दें, लेकिन जो एक सवाल खड़ा होता है यहां पर, जो स्टेटमेंट रविशंकर प्रसाद जी ने दिया है वो स्टेटमेंट एक सवाल के जवाब में था, और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या चीजें कही जा रही हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले राकेश सिन्हा जी के बाद राजीव रंजन जी हैं, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी है, बीजेपी के नेता हैं। संजय झा जी है, कांग्रेस से, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अबू आजमी साहब हैं जो कि मुंबई से मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से। लेकिन शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी आपसे करूंगा। 5 में से 4 जगह आपकी सरकार बनती है, अच्छा खासा आपको वोट बैंक मिला है, अब इसके बावजूद भी ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी? नहीं, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक प्रश्न का उत्तर है। और प्रश्न ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष करके मुस्लिम समुदाय जो है, क्या उसके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है? उसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाते। ये कहीं पर बारंबार लोग आरोप लगा, यहाँ तक कि चुनाव में सुश्री मायावती ने ईवीएम पर संदेह इस आधार पर व्यक्त किया था कि मुस्लिम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मत कैसे पड़ गया। इसी तरह का बयान जो है आदरणीय अखिलेश सिंह यादव की पार्टी से भी आया था, कांग्रेस पार्टी से भी आया। तो बारंबार सारे दल कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं, और इसके बावजूद हम कभी जो है किसी के प्रति, चूंकि हम संविधान का दायित्व बोध रखते हैं, हमारा सुशासन में विश्वास है, तुष्टीकरण हम बिल्कुल करते नहीं। और उसके उदाहरण दिए उन्होंने कि अलवर में किस तरह से जो है इमरान खान का उन्होंने संदर्भ दिया है, उसी तरह से उन्होंने जो है असम में किस तरह से जो है मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस बनाकर 2000 प्राणों को बचाने वाले को पद्मश्री देने का की सूचना स्वयं प्रधानमंत्री जी देते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बहुत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की जो भूमिका है, कैसे निष्पक्ष है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती, संविधान का दायित्व बोध और उसका जो है सर्वोत्तम जो है शानदार ढंग से उसका अनुपालन किस तरह से सरकार कर रही है, बयान है। अब इस बयान में छिद्रान्वेषण करके नहीं, लेकिन एक चीज पूछ रहे हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, देखिए बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा और भी पैनलिस्ट सबके पास जाऊंगा।
एक बड़ा सवाल जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से आता है वो ये है कि माना कि आप एंटी मुस्लिम नहीं है, चलिए अब मान लिया, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद मान लिया, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप प्रो मुस्लिम भी नहीं है, यह भी सच है। नहीं, किसी के एंटी और प्रो होने की आवश्यकता नहीं। समान संविधान के अनुपालन करते समय भारतवर्ष के सारे नागरिक हमारी दृष्टि में समान हैं और हम समता का ही शपथ लेते हैं, न हम किसी के एंटी न किसी के प्रो हैं। अच्छा संजय जी, आपका रिएक्शन इस पर। संजय झा जी। देखिए निशांत जी, अंत में रविशंकर प्रसाद जी का जो मैं समझता हूं कि गैर मामूली जो बयान जो उन्होंने दिया है, जहां पर वो चुनाव से मजहब को जोड़ने की उन्होंने खुलेआम कोशिश की है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का विचारधारा या मानसिकता क्या है। देखिए हमारे संविधान में तो हम लोग सब जानते हैं कि इस बात को हम लोग मानते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर मजहब को जोड़ना मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसजनक और चिंताजनक है, और इसका कारण बहुत ही आसान है। देखिए हमारे सामने ढेर सारे उदाहरण हैं। अभी आप गांव रक्षों को लेके जिस तरीके से देश में एक नकारात्मक और नफरत का एक वातावरण बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला किए जा रहे हैं, मासूम लोगों की मृत्यु हो रही है और मोदी जी की सरकार चुपचाप रहती है। तो एक तरीके से संजय जी एक सेकंड, स्वतंत्र हुए, संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, प्रेम जी मुझे एक सवाल, एक काउंटर सवाल पूछने दीजिए। संजय जी एक काउंटर सवाल पूछने दीजिए। आप इसमें ट्रिपल तलाक भूल गए? मैं उस पर भी जवाब दूंगा, मैं सब चीज पर आपको जवाब दूंगा। नहीं, अगर आप सबकी चीज, एक मिनट सर, अगर आप पिछले 2 साल का आंकड़ा बता रहे हैं तो आप कालियाचक भी भूल गए, आप दूल्हागढ़ भी भूल गए, आप कालियाचक भी भूल गए, आप दूल्हागढ़ भी भूल गए, आप ट्रिपल तलाक भी भूल गए। ये सेलेक्टिव फॉरगेटफुलनेस कैसे चलेगी? निशांत जी, मैं आपको एक साधारण मैं उदाहरण देता हूं। हाँ बताइए। कि यूपीए की सरकार ने साचार कमेटी और राजेंद्र रंगनाथ मिश्रा जी की कमेटी को एक बनाया था, और जिनकी सिफारिशों को यदि आप पढ़िएगा तो यह साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई तुष्टीकरण किसी ने नहीं किया है। यदि तुष्टीकरण होता तो आज हमारे अल्पसंख्यकों का हालत और भी अच्छा होता। ये सच्चाई है। आंकड़ों पर यदि आप बहस करना चाहें तो मेरे पास सब आंकड़े हैं। मोदी जी की सरकार ने साचार कमेटी के सुझाव को असंवैधानिक समझा था। एक मिनट, जरा आप शुक्ला जी बीच में मत टोकिएगा। देखिए हम तो यही कहेंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सोच जो है उस पर आज दुनिया कहती है कि क्या भारत में एक तालिबानिक नजरिया आ गया है? क्या हम इतने कट्टरपंथी समाज हो गए हैं कि हम अपने संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं? एक मिनट राकेश जी, आपका रिस्पॉन्स पे। एक मिनट, तालिबानी आपने कैसे बोला ये मैं समझना चाहूंगा, लेकिन राकेश जी से रिस्पॉन्स ले लूं और उसके बाद बाकी पैनलिस्ट पे आ रहा हूं। सर एक मिनट, तालिबानी आपने कैसे बोला ये समझ से मेरे परे, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स दें। यह इस बात को दिखाता है कि आज़ादी के बाद से जब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने आरएसएस को एक काल्पनिक शत्रु के रूप में मुसलमानों के सामने पेश किया। ये काल्पनिक शत्रु है और इसका परिणाम मैं बताता हूँ। संजय जी आप जाइए, आप वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, टाइम, अब सुन देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं मेरे पास 30 सेकंड है, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप लोगों ने तो आप ही बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। तो मोनोलॉग नहीं चलेगा संजय जी, मोनोलॉग नहीं चलता डिबेट में। मेरी बात सुन लीजिए। फिर जो बंगाल में आपने सरकार बनाया था कि नहीं? सर मैं इनको कहिए शांत रहे, मैं थोड़ी बात जवाब तो ले लीजिए। आप शांत रहिए, मेरे जवाब सुन लीजिए। इन सभी अखबारों में पिछले 6 महीने से क्या छप रहा है मालूम है? कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के आने के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। यदि देश का कानून मंत्री अगर इसकी सफाई नहीं देता है तो अपराध है। उनको सफाई देना चाहिए कि वोट का गवर्नेंस से कोई संबंध नहीं है। वो वोट नहीं देते हैं, इंपेरिकल स्टडी में आया है, ये सत्य है, ये कोई परसेप्शन नहीं है। ऐसे जो शोध हुए हैं आए कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका गवर्नेंस से संबंध नहीं। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश का दुर्भाग्य उस दिन था जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र भारत का सांप्रदायिक बयान था जिसके लिए कांग्रेस दोषी है। और छोटी सी बात और मैं कह के समाप्त करना चाहता हूं। देखिए
गवर्नेंस में आपने सर्वसमावेशी गवर्नेंस नहीं रखा। कभी 90 डिस्ट्रिक्ट अल्पसंख्यक के लिए आइडेंटिफाई करते रहे और स्ट्रक्चर नहीं, उसके पहले गोपाल सिंह कमेटी बनाया। कमेटी बनाने से और डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करने से नहीं होता है। आज सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू किया, उसमें कौन सा मुसलमान कौन सा हिंदू है? सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़ा कीजिए, इनएफिशिएंसी पर सवाल हो सकता है, लेकिन सरकार के मकसद पर सवाल करके आप देश में विभाजन का डिस्कोर्स। संजय जी, मैं आपका जवाब दूंगा। डिस्कोर्स के लिए जेडीयू कांग्रेस दोनों आपने यहां पर कुछ पॉइंट रेज किए हैं और एक मैं सीधे हमारे और पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। अबू आजमी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, राजीव जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अबू साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर उज्ज्वला योजना का जिक्र किया गया है, यहां पर कई योजनाओं का जिक्र किया गया है, कहां पर सेलेक्टिवली टारगेट किया गया? ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि ये एंटी मुस्लिम है या ये है। ये राकेश जी ने सवाल उठाया, आपका जवाब दें। नहीं, मुझे बता दें कि जॉब में कितने मुसलमानों को लिया इन लोगों ने। ये मुझे बता दें कि जब नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में आए प्रधानमंत्री बनके, उन्होंने 1984 में सिख फसाद के लिए जो 1984 में हुआ था 5-5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया, हमें खुशी हुई। परंतु मैं पूछूं कि मुसलमान भी अगर बराबरी का आप उनको देखते हैं तो 2002 के दंगों में मुसलमानों को जो मुसलमान मरे, कितना कंपनसेशन आपने दिया? जो 92-93 में मुंबई में मुसलमान मरे, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के राज में आपको लगा कि इंसाफ नहीं हुआ है, तो आपने जाकर उन सिख भाइयों को इंसाफ किया, 5-5 लाख और दिया, इंक्वायरी की बात किया, तो मुसलमानों को कहां दिया? मैं ये पूछना चाहते कि मुसलमान इस देश में सेकुलर है, उसने कभी मुस्लिम लीग कोर्ट नहीं दिया। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूं। मुझे एक चीज बताइए, इस देश में एक राष्ट्रपति हुए थे, अब नहीं है, कलाम साहब, बताइए वो किसकी सरकार के टाइम पे बने थे? ये उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। नहीं सर, किसकी सरकार? मैं पूछता हूं कि 1984 के दंगों में मुसलमानों को कंपनी क्यों नहीं दिया? इसका मुझे आप जवाब दिला दीजिए। मैं उसका जवाब दूं? बताइए। उनको नौकरी में आज मुसलमानों को कितना परसेंट जवाब सुन लीजिए। स्टेट ऑर्गेनाइज्ड पहला दंगा इस देश में था जो राज्य के द्वारा दंगा कराया गया था। प्रधानमंत्री के नाक के नीचे प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, पैर गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह के बयानों के बाद दंगे हुए थे, लोगों को जला दिए गए और गुजरात में कंपनसेशन नहीं दिया गया। आरटीआई डाल के निकालिए, गुजरात में जो लोग दंगे में मारे गए उनको कंपनसेशन दिया गया है। क्या हुआ था? मुंबई के लोकल ट्रेन में जो बम विस्फोट हुआ उनको कंपनसेशन दिया गया। कब दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया गया कंपनसेशन। अबू आजमी साहब बोलिए। बिल्कुल नहीं। मुंबई में लोकल ट्रेन में जो हादसा हुआ, 92-93 में जो हादसा हुआ, सबको कंपनसेशन बराबर के तौर पर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, एक सेकंड, मुझे एक चीज बताइए, इतने सालों से एक मिनट सर, अबू आजमी साहब, एक मिनट आज तक श्री कृष्णा कमीशन लागू नहीं हुई। एक मिनट सर, आपने अपनी चीज रखी यहां पर, उन्होंने काउंटर जवाब दिया। मुझे एक चीज पूछनी है, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, उससे पहले मैं कोट करना चाहूंगा मुशीरुल हसन साहब। एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए सर। जवाब गलत है। अरे मैंने आपकी बात मान ली, आप ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया, पॉइंट नोटेड। मैं बोल रहा हूं मुशीरुल हसन साहब हैं जो कि बहुत बड़े इस बारे में जानकार हैं, प्रोफेसर है। उन्होंने किताब लिखी द मिथ ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट। उसने सबसे बड़ा एग्जांपल लिया 1991 में जेडीयू और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, किस तरीके से इसमें अपीजमेंट था। राजीव जी, मेरा सवाल यह है कि अपीजमेंट का यह दौर ऐसे चलता चला आ रहा है कि जो कम्युनिटी जहां पे धसी हुई है वहीं पर धसी हुई है, उसको निकाल के कोई बाहर रख ही नहीं रहा है। बस यही कोशिश की जा रही है कितना इसको रिजर्वेशन दे दिया जाए। क्या यह तरीका है उस कम्युनिटी की मदद करने का? देखिए, आपको इन सवालों का जवाब अगर भुवनेश्वर की वर्किंग कमेटी बीजेपी की है उसमें आपको मिलेगा। तुष्टीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और भुवनेश्वर कार्य समिति में बाजाप्ता मुसलमानों के बीच जाने की जरूरत महसूस की गई। वहां उनके बैकवर्ड क्लासेस के जो मुस्लिम्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट पर बात हुई। अगर ये जेडीयू या कांग्रेस जैसी पार्टी अगर करती तो ये अपीजमेंट होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं इसको क्या नाम देना चाहेगी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात। गुजरात जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटों की असेंबली में एक उम्मीदवार इन्हें नहीं मिला मुसलमान लड़ाने के लिए। लोकसभा में इनके 282 एमपीज जीत करके आए हैं, उसमें एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें मुस्लिम नहीं है। हमारा ये कहना है कि मणिपुर जैसा राज्य नॉर्थ ईस्ट का, जिस पर आमतौर पर इस देश में तो
मुख्य धारा के राज्यों की चर्चा होती है, लेकिन कई बार हिंदुस्तान का वो हिस्सा है, ये भी हमको महसूस करना चाहिए। और वहां भी वही जांचा परखा खेल हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, कि वहां एक बीजेपी के मुस्लिम लीडर ने वहां टिकट मांगा और वो इसके पहले किसी दूसरी पार्टी में थे। वो सिटिंग एमएलए, उनको भी टिकट डिनाई किया गया। वहां कार्बी जो ट्राइबल जो एक कास्ट है उसका डोमिनेंस है। मणिपुर में ज्यादातर उम्मीदवार उन इलाकों में दिए जहां मुस्लिम बहुल। राजीव जी एक मिनट हाँ, आप देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें सर, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एक मिनट सर, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो ब्रेक पर जाने से पहले कुछ आंकड़े मैं भी रखना चाहूंगा। 2015 में दिसंबर में 200 बीजेपी के कैंडिडेट थे मुस्लिम कम्युनिटी से गुजरात के अंदर, जहां पर म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव हुए थे, और 500 थे मुस्लिम कैंडिडेट। अभी जो हाल फिलहाल जो सिविक पोल्स हुए थे इसमें 8,434 में से दिल्ली में 5 मुस्लिम कैंडिडेट। आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं कि क्या ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, और अगर आज जो बीजेपी के नेता ने बयान दिया तो क्या ये बयान वाकई में जरूरी था। वापस लौट रहा हूं, वापस आ रहे हैं, मैं सीधे बहुत संक्षेप में आपसे सवाल का जवाब पूछ रहा हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल पूछा हूं, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट पे आऊंगा। यहां पर बड़े बड़े सवाल रेज किए गए। ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है कि बीजेपी सबको साथ लेके चलने के नारे के अंदर मुस्लिम समुदाय का भी ख्याल रख रही है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यह सवाल खड़ा क्या है, इसका जवाब क्या है, बहुत संक्षेप में बताइएगा, मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगा। दरअसल ठीक है, जिन्होंने बांटो और काटो पर ही राज किया है 70 वर्षों तक, उनको पहली बार सर्वसमावेशी समाज के संचालन पर जो है हताशा हो रही है, कुंठा हो रही है, और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। एक उदाहरण मांगा जा रहा है, वो दे नहीं पा रहे हैं, और उनके 1000 उदाहरण हम देने को तैयार हैं। उसके आधार पर वो कैसे सांप्रदायिक हैं सिद्ध हो सकते हैं। किंतु जब किसी के पास स्यापा करने के अलावा कोई अवसर नहीं रहे तो लोकतंत्र में कभी कभी स्यापा को भी सुनना मजबूरी होती है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर जवाब, 2 लोग यहां पर हाथ खड़े कर रहे हैं, संजय झा जी और राजीव जी मौजूद है। अबू आजमी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बात हो रही है मुस्लिम वोट बैंक की 2014 की अगर बात की जाए तो तब क्या आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं तुरंत। ये देखें आप, तब क्या आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं मुस्लिम बहुल सीटों पर। ये देखें आप कितना वोट है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। कहां पर नीचे है वो भी देखें आप, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट यहां पर मौजूद हैं, सीधे चलते हैं सबके पास। संजय झा जी, मैं वापस आता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं वोट बैंक की, और अक्सर राजनीति में वोट बैंक बड़ा मायने रखता है। मेरा आपसे सवाल यह है, मैं आपसे फिर से वो सवाल पूछ रहा हूं, बल्कि आपने कालिया चक्र का कोई जिक्र नहीं किया, कालिया चक्र का आपने, दूल्हागढ़ का कोई जिक्र नहीं किया, आपने 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं किया। क्या यह जिक्र ना करना एक इनडायरेक्ट अपीजमेंट नहीं है? इसका जवाब दें। आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा बयान तक नहीं आया इन सारे इश्यूज के ऊपर, अपना जवाब दें। निशांत जी, हमारे पार्टी की तरफ से बयान भी आया है, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को खंडन करना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े यही सिद्ध करते हैं कि कोई तुष्टीकरण नहीं हुआ है। यदि वो होता तो आज हमारे मुसलमान भाई और बाकी लोग जो अल्पसंख्यकों में हैं, उनका आर्थिक, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही मजबूत होते। वो नहीं हुआ है और ये हम सब लोग जानते हैं। देखिए सच क्या है निशांत जी, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। सबका साथ सबका विकास के द्वारा ही विकास हो सकता है, जुमला है। और सच तो यही है। एक मिनट जरा मैं जरा बोलूं। एक मिनट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास एक जुमला है, क्योंकि सच्चाई यही है। एक मेरा बीच में मत टोकिए सिन्हा जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप डर रहे हैं, मेरी की सच्चाई को सुनिए। मैं बताता हूं कि आप लोग जब भी मजहब लाते हैं तो आप देश के हित में काम नहीं करते हैं, और ये आपकी ऐतिहासिक कमजोरी है। सिन्हा जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब गांधी जी ने देश छोड़ो का आंदोलन शुरू किया था 1942 में, तो आप लोग जो सावरकर जी को बहुत अपना प्रेरणा समझते हैं, वीर सावरकर ने उस समय क्या किया था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ उन्होंने सर, वीर सावरकर को भूल जाइए, वो हिस्ट्री हो गई है, प्रेजेंट की बात करिए सर। समर्थन किया सर, प्रेजेंट की बात करके मुझे बताएं। अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार संसाधनों पर था, क्या संविधान का उल्लंघन नहीं था? हर जगह आप राजनीति लाते हैं। नहीं, कृपया डॉक्टर मनमोहन सिंह के कृत्य पर कृपया आप जो है बयान दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। क्या ये संविधान सम्मत है या संविधान विरोधी है? बहुत सीधा सवाल है।
अरे शुक्ला जी जरा सुनिएगा तब ना आपको जवाब आपको मालूम होगा कि क्या है। सच्चाई यही है निशांत जी कि किसी भी समाज में किसी भी प्रजातंत्र में एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी कमजोर हैं, जो भी पिछड़े हैं, जो भी अल्पसंख्यकों में जिनका गिना जाता है, उनका देखभाल, एक मिनट, उनका बोलने तो दीजिए, उनका देखभाल, उनका सुरक्षा, उनकी प्रगति, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको समझ में नहीं आएगा। सर एक सेकंड, प्रेम जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रेम जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रेम जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट मुझे इंटरजेक्ट करना है, आपसे एक सवाल पूछना है। संजय जी एक मिनट, सीधे फैक्ट्स पे बात करते हैं, क्योंकि अबू आजमी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके टाइम पर आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था, जो आप अभी जितनी भी ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं, पहला पॉइंट यह था कि 25 में से सिर्फ एक बच्चा इस समुदाय का 10th या 12th तक जाता है। पिछड़ा होने की वजह नंबर 1। पिछड़ा होने की वजह नंबर 2 ये कि यहां पर महिलाओं को तालीम नहीं दी जाती। पिछड़ा होने की वजह नंबर 3 ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाता, और इसके लिहाज से आरोप ये रखते रहे कि कभी भी इस कम्युनिटी को पॉपुलेशन कंट्रोल के दायरे में आप जानबूझ के वोट बैंक के तहत नहीं लाए। फैक्ट्स के ऊपर बताएं। सच्चर कमेटी तो आप ही के टाइम पे आई थी, जरा जवाब दें सबका, क्योंकि अभी आप तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, अभी आप पिछड़ा होने की बात कर रहे थे। इन तीनों पैरामीटर्स पे क्या क्या किया गया था आपकी सरकार ने, चलिए ये बता दीजिए आप मुझे। क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? सर मैं आप ही से जवाब जानना चाह रहा हूं, सब लोग खामोश हैं यहां पर। हाँ, तो निशांत जी मैं बताता हूं, आप जरा नंबर्स देखिए। जो स्कॉलरशिप स्कीम जो था, वो स्कॉलरशिप स्कीम के उसके कारण लगभग 3 से 4 करोड़ जो हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिली। बैंकिंग की लोन्स को देखिए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मुसलमान भाइयों को उन पर लोन्स बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ढेर सारे विलेजेस को काउंट किया गया, जहां पर अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या ज्यादा थी वहां पर ज्यादा रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हो गई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे फर्क हुआ है, जमीनी स्तर पर परिवर्तन आए। लेकिन यहां पर सच्चाई क्या है? सर मजे की बात यह है, सर नारेबाजी में लगी हुई है। सर मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि आपकी स्कीम्स एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, और फिर आप खुद ही बोलते हैं कि हमने कोई तुष्टीकरण नहीं किया है। अब आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया है। मैं सीधे जाऊंगा, राकेश जी अपना रिप्लाई दे जरा। देखिए मैं 2 बातें अब सुन लीजिए, एक मिनट सर रुक जाइए, मेरा पॉइंट कुछ और था, आपने उसको समझा नहीं। मैंने पॉपुलेशन की बात की थी, आपने बोला नहीं। मैंने महिलाओं की तालीम की बात की थी, आपने उसमें कुछ बोला नहीं। आपने मुझे ये बताया कि आपने क्या क्या किया है इस कम्युनिटी को पुश करने के लिए। आप 4 इशू से हट गए। सर जवाब दीजिए। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आई है और आपकी पार्टी के करुणाकरण ने 2 चाइल्ड नॉर्म की बात कही, आपकी पार्टी ने कोई कानून नहीं बनाया। आज भी जब डिस्कोर्स होता है, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, तो आप तुष्टीकरण की नीति के तहत, आम मुसलमान इस तुष्टीकरण नहीं चाहता। आम मुसलमान चाहता ट्रिपल तलाक पर कानून बने। आप कुछ एलीट मुसलमान जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान है, जिसके साथ कांग्रेस का जेडीयू का अलायंस है, जो सैयद पठान हैं, जो ऊपर के मुसलमान तबके हैं, जो नीचे का मसावत का जो जंग है, उस जंग को आप नहीं देख रहे हैं। जो नीचे का मुसलमान है, लाल बेगी की चिंता आप नहीं करते हैं। आप चिंता किसकी करते हैं? जो एलीट मुसलमान है, उनके साथ आपका समझौता है। और वोट पे इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर आज तक आपकी सरकार ने 60 साल में कानून नहीं बना पाई। सिर्फ इसका एकमात्र कारण है तुष्टीकरण की नीति। नहीं सर ऐसा नहीं है। शाहबानो का केस हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे, तो बड़ी जम के लोगों ने तारीफ भी की थी। ऐसी बात नहीं है सर। शाहबानो का जब केस हुआ था 1985 में, और जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने उस चीजों में काफी जोर लगाया था, वो बहुत अच्छा प्रयास था। लोग तारीफ करते हैं और हर कोई तारीफ करता है। लेकिन अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अबू आजमी साहब आपका रिएक्शन। जी देखिए, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। आप बताइए। देश में 31% लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को, 69% लोगों ने नहीं दिया है। अब आप आज बात 14% मुसलमानों की हो रही कि बीजेपी को वोट नहीं देते। ये जानबूझकर एक शादी से मुसलमान फुटबॉल बनाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उसे रखेंगे, जब इलेक्शन आएगा तो ये यहां से मारेंगे, दूसरे वहां से मारेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, अबू आजमी साहब, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे बनारस में, उन्होंने कहा था
कि मैं खुद नहीं आया, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। एक ही बात बता दो, आपने वहां पर जो भाषण किया, आपने कहा कि कब्रिस्तान बनी, शमशान नहीं बनी। 403 में एक मुसलमान को टिकट नहीं, रमजान में बिजली मिली, दिवाली में नहीं मिली, कंप्यूटर मुसलमान को मिला, गैर मुस्लिम को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सामने रख करके पोलराइजेशन किया जा रहा है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि मुसलमान उसके करीब आए। मुसलमान जाना चाहता है, मुसलमान थोड़ी मुसलमान पार्टी चाहता है। मुसलमान इस देश के गैर हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहता है, परंतु बीजेपी अगर मुसलमान को मिला लेगी तो उसका इशू खत्म हो जाएगा। भोले भाले हिंदू भाइयों को ये बीजेपी का इशू खत्म होगा कि आपका इशू खत्म होगा? पाकिस्तान का लेकर के जो बंटवारा कर रहे हैं ना, ये इशू है। अबू आजमी साहब मुसलमानों के सामने बीजेपी को एक काल्पनिक शत्रु के रूप में प्रस्तुत करके आप जो उसे डर दिखाते हैं, वो डर खत्म होने से क्या डर आपको है? हिंदू भाइयों आज जब महिलाओं ने निकलकर ट्रिपल तलाक पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का समर्थन करना शुरू किया, तो आपकी राजनीति की जमीन खिसक रही है। आप इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाकर इस्लाम इन डेंजर, भारत के मुसलमानों पर खतरा है। क्या खतरा है? अबू आजमी साहब, राजीव जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अबू आजमी साहब मुझे एक चीज बताइए। अबू आजमी साहब, एक मिनट अबू आजमी साहब, एक मिनट। तो पहले तो मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा अबू आजमी साहब, जो अभी आपके रिसर्च डिपार्टमेंट ने आपको डेटा दिया है कि इतने परसेंट, एक मिनट सर, प्रेम जी एक सेकंड, इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, इतने परसेंट लोगों ने वोट किया। हम सबको पता है वो कौन सी वेबसाइट से, थोड़ी देर पहले ही आर्टिकल छापा है उसमें। पहले नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट की बात की। क्या आपको पता है अबू आजमी साहब करीमुल हक कौन है? मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, करीमुल हक का आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, आप मुझे दूसरा सवाल क्यों पूछ? मैं आपसे दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा हूं सर, आपसे मैं बस आपसे सवाल का एक जवाब चाहता हूं। करीमुल हक आपको पता है कौन है कि नहीं है? करीमुल हक आपको पता है कि नहीं है कौन है? एक मिनट सर जाइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप देखिए, आप मेरे बड़े एस्टीम गेस्ट हैं, आप मेरे खास मेहमान हैं। करीमुल हक कौन है मुझे बता दीजिए। सॉरी टू टेल यू सर। नो सर, आई एम नॉट सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट आई वांट टू नो हु इज करीमुल हक। पहले पूछना चाहता हूं, करीमुल हक कौन है सर? करीमुल हक कौन है? क्या बिजली सिर्फ रमजान में आई थी? सर एक मिनट, इसीलिए पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं करीमुल हक कौन है, इसीलिए मुझे बता दीजिए करीमुल हक कौन है। मेरा सवाल चाहिए, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपको पता नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। मालूम कौन है सर, मैं बता देता हूं। करीमुल हक जलपाईगुड़ी का वो आदमी है जिसने मोटरसाइकिल को अपनी एम्बुलेंस बना दिया है और जिसका नाम बाकायदा प्रधानमंत्री ने लिया, जिसका अभी आप नाम ले रहे थे। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी करीमुल हक का बाकायदा प्रधानमंत्री ने नाम लेकर तारीफ की है। एक मिनट सर, अपने हिसाब से सेलेक्टिव कोटेशंस मत पिक करिए, अपने हिसाब से सेलेक्टिव कोटेशंस मत पिक करिए। हम सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। राजीव रंजन जी, आपका रिएक्शन मिलूंगा इस पर। अबू आजमी साहब, आप यू हैव लॉस्ट द प्लॉट। अबू आजमी साहब, यू हैव लॉस्ट द प्लॉट। राजीव जी, अपना रिएक्शन दीजिए। शमशान नहीं बनी सर, इसी का जवाब दे रहा हूं मैं। करीमुल हक, मैं उसी ने पूछ रहा था आपसे कौन है। अगर आपको याद नहीं है तो आप सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। प्रेम जी रुक जाइए, राजीव जी अपना रिएक्शन दें। अभी तक जो भी है पिछले 70 वर्ष है। जी राजीव जी, एक मिनट। अबू आजमी साहब सुन लीजिए प्लीज। अबू आजमी साहब सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। एक मिनट, आप उसको भूल नहीं सकते। बताइए। हाँ, मुसलमान को मिला। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को याद कीजिएगा तो हवलदार हमीद भी याद आए, जिसने खुद को पैटर्न टैंकों को रोकने के लिए खुद को सामने कर दिया। उसके शरीर के पखरचे उड़ गए। आज अगर दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी इस देश में रहती है इंडोनेशिया के बाद, यह शर्मनाक है कि भारत सरकार ने एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मंत्री, इनको जो कुछ भी कहेंगे वो सोच समझ करके कहेंगे। ये जरूर मुझे विश्वास है कि रविशंकर जी ने जो कुछ कहा होगा सोच समझ करके अपमानित करने का, भयभीत करने का ये जो संकेत है उन्होंने दिया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि अगर कोई आपको वोट नहीं करता है तो आपको भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ के दौर में जाना होगा कि आरिफ बेग और सिकंदर बेग जैसे नेता पहली कतार में भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस समय भी कट्टरतावादी ताकतें थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा सामने था, जिनकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। आज ये जानबूझ करके जो ये कट्टरता का जो चोला ओढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र जो भारत है, इसकी अखंडता के एकता की दृष्टि से, इसकी विरासत और परंपराओं की दृष्टि से जो कुछ भी हो रहा है,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश और जी, ऐसे बयानों की राजीव जी निंदा होनी बोल रहे चाहिए। हैं ऐसे बयानों की निंदा होनी से चाहिए। साबित करने की कोशिश ये बयान जरूरी नहीं था, ये गैर जरूरी था आपका रियासत। देखिए मैं रविशंकर जी के बयान में कोई भी गैर जरूरी बात नहीं समझता हूं। जिस पार्टी को सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उसका मंत्री यदि बयान देता है कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी बात, ये पता नहीं ये फोटो जूम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये एक सरफराज नाम का लड़का है, उसके ऊपर कुछ आ गया। जिस संघ परिवार को आप दोषी ठहराते हैं, वही सरफराज असम में संघ परिवार के स्कूल से असम में 10वीं कक्षा में प्रथम आया। ये संघ के लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, सवाल हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स मत कीजिए। हिंदू मुसलमानों को कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी के रूप में किसने खड़ा किया? ब्रिटिश राज ने खड़ा। आप सुन लीजिए, अबू आजमी साहब 30 सेकंड दे दीजिए, आप जो जवाब देना होगा दे दीजिएगा। अबू आजमी साहब जो जवाब देना होगा दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम के कम्युनिटी के रूप में खड़ा किया, उसी राजनीति को नेहरू जी से लेकर अबू आजमी तक चला रहे हैं। उनको लगता है प्रतिद्वंदी हिंदू सिख क्यों नहीं, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं, हिंदू नव बौद्ध क्यों नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार ने नव बौद्धों के लिए कमेटी बनाई। सबसे ज्यादा शिक्षा गरीबी यदि है तो नव बौद्धों में है। क्या आपको मालूम है पारसी की जनसंख्या समाप्त हो रही है? क्या इसकी चिंता किसी सरकार को है? जिस देश में पारसियों का अस्तित्व मिटने वाला है, क्या सरकार ने कभी कोई कमेटी बनाई कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम पारसी कम्युनिटी से संवाद करें। सबसे छोटा कम्युनिटी वो है देश में। आप सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी में अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। ये विक्टिम हुड का नैरेटिव, ये विक्टिम हुड का नैरेटिव पिछले 200 सालों से चल रहा है। 1870 में 1870 में हंटर कमेटी बनी थी पाकिस्तान, पीरपुर कमेटी बनी 1940 में, सच्चर कमेटी बनी। मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है, मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है। आप सभी को मैं रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा डिस्कशन तो हुआ विकास का। एक मिनट साहब, अबू आजमी साहब, हाथ में गंगा जल लेकर के कि झूठ नहीं बोलते। मैं ये कहूंगा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कम से कम एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, कई सारे विषयों पर बातचीत हुई और एक निष्कर्ष जरूर निकल कर आता है। वो ये है कि कोई भी समुदाय वोट बैंक नहीं होता, उसको उस नजरिए से भी देखा ना जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए इस लिहाज से नहीं क्योंकि वो वोट बैंक है, बल्कि इस लिहाज से क्योंकि उसको जरूरत है।